हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। क्लास 8 की बुक का सेकंड चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो आज की इस लेसन में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानेंगे और व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो स्थानीय सूबेदार थे उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण, आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। तो इसलिए दिल्ली जो थी वो अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो सन याद रखना है, सन 1600 ईस्वी। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से घोल नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगा सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर यूरोप में उन्हें ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि जो चार्टर था उसके अनुसार इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से वोट नहीं कर सकती थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तब भी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थीं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो सन को याद रखना है, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी।
यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा भारत पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी थी। यानी जो चीज़ें पहले सस्ते दामों पर खरीदी जाती थी उनका मूल्य बढ़ गया था और उनसे जो मुनाफा मिलता था वो अब कम होने लगा था। इसलिए अब एक ही रास्ता था कि इन प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दिया जाए। आगे लिखा है 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें यह कैसे हुआ। यानी जब कंपनियों को खत्म करने की प्रतिस्पर्धा हो गई कि कंपनियों को खत्म कर दिया जाए, प्रतिस्पर्धी कंपनियों को, तो कंपनियां क्या करती थी, एक दूसरे के जहाज डुबो देती थी। जब किसी को मौका मिलता था तो वो जहाज डुबो देती थी या रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे नहीं बढ़ने देती थी। अब लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। ये एक चित्र छपा है। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867। व्यापार से युद्धों तक। ये चित्र रॉबर्ट क्लाइव का है, देख सकते हैं आप। लिखा है 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम
होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों को उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अब यहाँ कठपुतली के बारे में लिखा है कि यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। अब प्लासी के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब के 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति नवाब बने जो उनके इशारों पर चल सके। लेकिन जो सिराजुद्दौला था उसकी ताकत से कंपनी को भय था। आगे लिखा है कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। अब यहाँ लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा, यानी जो प्लासी का युद्ध है उसका प्लासी नाम किस तरह पड़ा। दरअसल असली नाम पलाशी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह पलाशी यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता था। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता है। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थीं। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। यहाँ ये महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट, ये चित्र छपा है इसी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर
बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठ के होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। ये वाला चित्र यहाँ पर तो दिखाया गया है, और ये सिराजुद्दौला का चित्र है। ये संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षा को संदेह और विश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। तो ये एक चिट्ठी लिखी हुई है रॉबर्ट क्लाइव ने विलियम पिट को। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो जाफर को कंपनी ने नवाब बनाया, लेकिन जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और फिर मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों को और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाई गई सोने और चांदी की बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी
और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपने फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकते थे। यानी जब बंगाल की दीवानी कंपनी को मिल गई तो सोना ब्रिटेन जब बंगाल की दीवानी कंपनी को मिल गई तो ब्रिटेन से जो सब सोना लाते थे ये लोग भारत में बेचने के लिए, अब उसकी आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि भारत में ही इतनी आमदनी हो जाती थी जिससे कंपनी सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपने फौजों को संभाल सकती थी, किले और दफ्तरों के निर्माण में जो लागत आती थी उसका भी खर्चा उठा सकती थी। आगे लिखा है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अपूर्व संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया था भारत में, जब वो यहाँ से गया हमेशा के लिए, तो उसकी जो दौलत थी 4,01,102 पाउंड की बराबर थी। और अपने दूसरे कार्यकाल में जब उसे कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया तो क्या हुआ कि उसे ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपने लिए सफाई देनी पड़ी, अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ा। सरकार को उसकी संपत्ति के जो स्रोत थे संदेहास्पद लग रहे थे, लेकिन उसको भ्रष्टाचार के आरोपों से रिहा कर दिया गया। फिर भी उसने 1774 में आत्महत्या कर। किसने? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया है। अब लिखा है कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा, उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया, नवाब कहते थे। और ये जो भारतीय शब्द था नवाब, उसी को अंग्रेज लोग नवाब कहते थे। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उठ आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब यहाँ लिखा है कि क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था
उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। अब जानते हैं कंपनी का फैलता शासन। तो इसके बारे में जानते हैं। लिखा है, यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला पराया नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेज़ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। यानी जो शासक थे उनको कंपनी को रकम अदा करनी पड़ती थी, और अगर वो नहीं कर पाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका जो है कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ऐसे ही अवध के नवाब के साथ हुआ। उन्होंने कंपनी को पैसा अदा नहीं कर पाया तो उनकी आधी जो इलाका था, आधा इलाका वो कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। इसी प्रकार हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल-पुथल पैदा हो जाती है। ये रेजिडेंट की ताकत के बारे में जेम्स मिल ने लिखा था, जो एक अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक थे। यहाँ एक चित्र छपा है, आप लोग देख सकते हैं, और लिखा है, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजा-उद-दौला टिनी केटल द्वारा बनाया गया चित्र। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला के ज़्यादातर अधिकार छिन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिरपरिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दी। अब यहाँ पर टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे, जिन्हें शेर-ए-मैसूर कहा जाता है।
लिखा है, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, जिनका शासनकाल है 1761 से 1782, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, इनका शासनकाल है 1782 से 1799, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। चित्र में देख सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। यानी अंग्रेज जो थे वो टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे शासकों से ये शासक उनको खतरनाक लगते थे और वो इनसे कुछ भयभीत भी होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की जो जंग हुई 4 बार और रंगपट्टम की जो आखिरी लड़ाई थी, तो उसमें कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। यहाँ पे ये टीपू सुल्तान का खिलौना शेर छपा हुआ है और लिखा है, यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबोचे हुए है। आप देख सकते हैं ये सिपाही नीचे और इसके ऊपर ये शेर है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। यह उनका खिलौना था। इसमें शेर जो है एक यूरोपीय सिपाही को दबोचे हुए है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी इस चित्र के बारे में लिखा है, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियन आर्म द्वारा चित्र। तो ये बच्चे हैं टीपू सुल्तान के, जिन्हें बंधक बनाकर कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। यहाँ टीपू की कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्मों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया। आखिरकार कटार उठा ली
अंत में उन्होंने शेर को मार दिया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहते हैं, इस बात को याद रखना है। आगे लिखा है मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी की आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी की आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में साववाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यही हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली से अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। आगे देखते हैं सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। यानी कंपनी अपने आप को सर्वोच्च समझती थी, अपनी सत्ता को सर्वोच्च समझती थी। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने, उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया में रोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में के छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। ये दे सकते हैं, रानी चेन्नम्मा की एक मूर्ति है, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1829 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे रूस का भय था कि रूस कहीं भारत को अपने कब्जे में न ले ले, तो इसलिए उसने क्या किया कि उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना कब्जा स्थापित करना चाहा। तो उसने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया।
1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो सन याद रखना है कि 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिग्रहण कर लिया था। ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है, उसी का एक चित्र छपा हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब विलय नीति के बारे में जानते हैं कि अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो इसकी रियासत हड़प ली जाए, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई। यानी जो लॉर्ड डलहौजी था उसने ये एक नीति बनाई कि जिस भी शासक की कोई वारिस जो है पुरुष नहीं है तो उसकी रियासत को हड़प लिया जाएगा और वह कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। तो इस प्रकार जो ये रियासतें थी सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़का और अवध के लोग भी 1857 के महान गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। इन तीनों को याद रखना है। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1722 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्ट्रेट होते हैं। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्यवस्था करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के लिए अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अब यहाँ काजी किसे कहते हैं? एक न्यायाधीश। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाधीश जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। ये एक चित्र छपा हुआ है, इसमें लिखा है वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा, R.G. पोलार्ड द्वारा चित्र। लिखा है जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। आगे लिखा है एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में
11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। कब सौंपा गया? 1775 में। और कितने पंडितों को? 11 पंडितों को। एन.वी. वॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। यानी जो कलेक्टर होता था उसका ओहदा बड़ा होता था और उसका काम होता था लगान और कर को इकट्ठा करना, और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध, बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक के जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती है। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। यहाँ पे कुछ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड वर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था: मैं उसके ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारियों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके पूरक पर विपदमा महाभियोग चला रहा हूँ। धर्मशास्त्र किसे कहते हैं? संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए। सवार, घुड़सवार, मस्केट किसे कहते हैं? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, इन शब्दों को याद रखना है। और मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक, जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थीं, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे?
सिपाही क्या महसूस करते थे, अपने जीवन और अपनी पहचान यानी भी कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे, यानी जो अध्याय 5 है उसमें 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे और उससे प्रश्न भी बनते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को नियंत्रण में ले चुकी थी। तो ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें क्या पढ़ा कि कंपनी ने किस प्रकार भारत को अपने अधिकार में लिया। पहले व्यापार शुरू किया, फिर धीरे धीरे एक एक स्थान पर कब्जे को जमाया और अंत में पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इन सब के बारे में पढ़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो महत्वपूर्ण सन है उनको याद रखना है, प्लासी के युद्ध के बारे में याद रखना है और सिराजुद्दौला के बारे में याद रखना है। तो ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।